वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए साइंस के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास यूपीपीएससी के अतिरिक्त आरओ या जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है या वनडे एग्जाम है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने क्लास को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, उत्सर्जन प्रणाली के निम्नलिखित अंगों को शुरू से अंत तक व्यवस्थित करें क्योंकि वे मानव शरीर के अपशिष्ट के उत्सर्जन में भाग लेते हैं। देखिए, आपको यह बताना है कि उत्सर्जन प्रणाली के जो अंग हैं उनको किस हिसाब से व्यवस्थित किया जाए कि वो उत्सर्जन की क्रिया को पूरा कर सके। यहां पर यह प्रश्न इंग्लिश में दिया, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड एज दे टेक पार्ट इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमारे अंग किस प्रकार से काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो रक्त में घुला होता है। रक्त से फिल्टर करने का काम उसको कौन करता है? उसको करता है किडनी। तो किडनी उसको फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो विकल्प की शुरुआत होगी वो 3 से होगी। तो 3 सिर्फ एक विकल्प की शुरुआत में तो सही हो जाएगा। देखिए, किडनी क्या करेगी? उसको फिल्टर करेगी। जब किडनी फिल्टर करेगी तो फिर वो आएगा यूरेटर। यूरेटर का मतलब मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी में आएगा और फिर वहां से चला जाएगा मूत्राशय में और वहां से यूरिन के माध्यम से, मतलब यूरिन के रूप में यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 72। यहां पर क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथन क्या दिया गया, सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र नहीं चाहिए, है ना। फिर आगे बोला जा रहा है मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए भाई, अब ये बोल रहा है कि मतलब सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उत्सर्जी उत्पाद तो सब में बनेगा, जो शरीर में हानिकारक पदार्थ है वो सब में बनेगा, और उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ तंत्रों की आवश्यकता भी होगी। तो पहला पॉइंट तो सरासर गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद है वो यूरिया है। सही बात है, मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद है ये यूरिया है। तो यहाँ पे इसका दूसरा विकल्प सही है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा केवल 2, विकल्प बी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 73। इसमें क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर क्या क्या कथन दिया गया। पहला कथन ये दिया गया कि जब रक्त गुर्दे तक पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। फिर आगे दिया है कृत्रिम किडनी के माध्यम से भी रक्त को समय समय पर फिल्टर किया जा सकता है। इसी चीज को इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सबस्टांसेस। मतलब जब रक्त किडनी तक पहुंचता है तो उसमें हानिकारक और लाभदायक दोनों पदार्थ होते हैं। बात सही है, क्योंकि किडनी में ही तो इसका फिल्टर होता है, और जो आर्टिफिशियल किडनी है वो भी आपके ब्लड को टाइम टाइम पर फिल्टर कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसमें दोनों तथ्य सही हो जाएगा। विकल्प ये मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही। तो इसका सही उत्तर बनेगा दोनों, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। यहां पर दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 74 में कुछ कथन दिए गए, आपको विचार करना है। पहला कथन है, पौधों द्वारा पानी, पौधों की जड़ों द्वारा, यहाँ पे की नहीं लिखा है, पौधों की जड़ों द्वारा पानी और खनिजों को अवशोषित करते मत किया जाता है, या फिर पौधे जड़ों द्वारा पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं। ये सही पॉइंट है ना। देखिए, दूसरा पॉइंट दिया, जड़ के बाल पानी के अवशोषण और पानी में घुलने वाले खनिज पोषक तत्वों के लिए जड़ की सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों सही हो जाएगा। देखिए, जो जल का अवशोषण होता है ये जाइलम के द्वारा होता है ना, और इसके बाद जो मतलब उसको स्थानांतरण किया जाता है जाइलम के द्वारा, और जो भोजन होता है या खाद्य पदार्थ होता है उसका फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिया है, देखिए क्या दिया, ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो जीवों में एक विशेष कार्य करता है। ये बोला जा रहा है कि जो ऊतक है ये कोशिकाओं का एक समूह है और कुछ विशेष कार्य के लिए होता है। सही बात है। देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे पहले सेल होता है ना। सेल के बाद क्या होता है, जब सेल आपस में कंबाइंड होता है, सेल का ग्रुप बनता है तो उसको टिश्यू कहते हैं, है ना। फिर टिश्यू जब आपस में कंबाइन होता है तो टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है,
मतलब अंग बनेगा। फिर ऑर्गन जब कंबाइन होगा तो यहाँ पे बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऊतक है ना, एक कोशिकाओं का समूह है जो किसी जीवों में विशेष कार्य करता है। ये बिल्कुल सही कथन दिया है। दूसरा कथन है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए फ्लोएम मतलब जिम्मेदार होता है। देखिए फ्लोएम जिम्मेदार नहीं होता है, जल के संवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है संश्लेषित भोजन पौधों के सभी भागों में संवहनी ऊतक द्वारा ले जाया जाता है, जिसे जाइलम कहते हैं। और जो जाइलम, देखो जाइलम जल को लेकर जाएगा और फ्लोएम भोजन को लेकर जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ सही कौन सा है? सिर्फ पहला सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया, चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये दिया है वाष्पोत्सर्जन के दौरान वाष्प के रूप में पौधों से बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन जब होगा तो पौधों से वाष्प के रूप में जल का ही उत्सर्जन होगा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है, मतलब इसमें जल की हानि होती है। आगे दिया जा रहा है वाष्पोत्सर्जन एक चूसड़ बल उत्पन्न करता है जो तने और पत्तियों तक पहुंचने के लिए मिट्टी से जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करता है। देखिए यहाँ पे चूसड़ सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे सही है कि मतलब ये क्या करता है, चूसड़ बल उत्पन्न करता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो भाई गलत तो कोई नहीं है, दोनों सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, क्योंकि गलत कोई नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 77। देखिए पौधों में वानस्पतिक प्रसार के बारे में सही कथन है। वानस्पतिक प्रसार का मतलब प्रोपेगेशन, ये अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। यहाँ पे देखिए दिया इसका इंग्लिश नाम प्रोपेगेशन, है ना। ये अलैंगिक जनन, जो जैसे आप जनन पढ़ेंगे पौधों में ना, तो ये लैंगिक अलैंगिक दो प्रकार का होता है। तो जो अलैंगिक है उसमें प्रोपेगेशन आता है। तो आगे क्या दिया कि यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, मतलब प्रोपेगेशन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल सही है। आगे इसमें दिया कि नए पौधे जड़ों, तनों और पत्तियों और कलियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए जो नया पौधा है जड़ से भी उत्पन्न हो सकता है, तने से भी हो सकता है, पत्तियों से भी हो सकता है और कलियों से भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट भी सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 78। इसमें से कौन सही है? अब आपको ये बताना है कि कौन सही है। जो वानस्पतिक प्रसार है ना, प्रसार द्वारा उत्पादित पौधों को बढ़ने और फूल और फल देने में बीज से उत्पन्न पौधों की तुलना में अधिक समय लगता है। देखिए कभी भी कोई भी पौधा रहेगा जिसमें अलैंगिक जनन हुआ होगा, या फिर ऐसे समझिए जिसमें बीज मतलब जो उसका सीड होता है उसका इस्तेमाल अगर नहीं किया जाएगा, सीड वाले पौधे जो होते हैं ना उनमें फल लगने में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है किसी अन्य माध्यम से उत्पन्न पौधों की तुलना में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीड की तुलना में ज़्यादा समय लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे क्या दिया जा रहा है, नए पौधे मूल पौधों की सटीक प्रतियां होती हैं क्योंकि वे एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं। ये बोला जा रहा है कि जो नए पौधे मूल पौधों के एकदम समान होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 79। इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन के तरीके। अब कौन कौन ऐसा है जो अलैंगिक प्रजनन का तरीका है, तो वानस्पतिक प्रसार मतलब प्रोपेगेशन ये है ना। विखंडन भी अलैंगिक जनन होता है, विजाणु गठन भी अलैंगिक जनन होता है, इसके बाद मुकुलन भी अलैंगिक जनन। तो जो परागण है, परागण अलैंगिक जनन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जिस विकल्प में होगा वही इसका सही उत्तर बनेगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 80। इसमें क्या दिया, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब इसको मैच करना है कि कौन किससे मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये दिया है कि पौधे दिए हैं और यहाँ पर दिया है वे तरीके जिनके द्वारा वो प्रजनन कर सकते हैं। अब मान के चलिए इसमें आपको सबके बारे में नहीं पता है, ठीक, तब भी आप कैसे मिक्स करेंगे, मतलब कैसे मिलाएंगे, कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी। जैसे देखिए अगर बात करेंगे ईस्ट, है ना, जो देखिए यहाँ पे ईस्ट लिखा है ना, इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं और हिंदी में खमीर कहते हैं। अगर खमीर की बात करेंगे तो खमीर में जो जनन का तरीका होता है, खमीर में जनन का तरीका होता है मुकुलन, है ना। तो आप इसको आसानी से मिला लेंगे। देखिए तीसरा मिलेगा सी के साथ, तो तीसरा सी के साथ किन विकल्प में, देखिए जैसे तीसरे को आप सी से मिलाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि या तो विकल्प ए सही होगा या तो बी, ये दो विकल्प एलिमिनेट हो गए। इसके बाद देखिए जो शैवाल है, शैवाल में जो जनन होता है, मतलब शैवाल में जनन का तरीका होता है, ये होता है विखंडन। तो शैवाल को विखंडन के साथ टिक करते ही आपका ये विकल्प ए भी एलिमिनेट हो जाएगा और बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब देखिए सबको मिक्स कर लेंगे आसानी से। देखिए 2 हो गया ना, आपका आंसर बन गया। बाकी चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। देखिए जो कवक होता है, कवक में बीजाणु के द्वारा जनन होता है ना। इसके बाद जो ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा जनन होता है ना। और जो एक बच गया शकरकंद, शकरकंद में जड़ों के द्वारा जनन होता है। तो आप आसानी से, जैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, 2 मिल गया, आपका आंसर मिल गया, आगे बढ़िएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन परागण एजेंट हो सकते हैं? देखिए परागण एजेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं परागण होता क्या। देखिए पॉलिनेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाते हैं या फिर समझते हैं हम लोग, है ना। देखिए पॉलिनेशन की अगर बात करेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। देखिए जब कभी भी पौधों में आप फूल को देखेंगे, एक फ्लावर की अगर बात करेंगे तो फूल के टोटल 4 भाग होते हैं किसी पौधों में। देखिए कैलिक्स, है ना, करोला, एंड्रोसियम, और यहाँ पे करोला होगा, ये डबल आर रहेगा, है ना, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो एंड्रोसियम होता है ये मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट। अब देखिए एंड्रोसियम में बनता है पोलन ग्रैन मतलब परागकण। जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम मतलब पुमंग कहते हैं इसमें, या पुंकेसर समझ लीजिएगा, इसमें परागकण बनता है, परागकण। और ये जो परागकण होता है ये वर्तिकाग्र, जो ये अंडाशय, अंडाशय में एक पार्ट होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ऐसे रहता है, मान लीजिए वर्तिकाग्र है, ठीक, ये वर्तिकाग्र है। अब यहाँ तक ना जो परागकण है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी हो सकता है, पक्षी के द्वारा भी हो सकता है और चमगादड़ के द्वारा भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। यहाँ पे याद रखेगा कि परागण क्या होता है, परागण होता है जो परागकण है, पोलन ग्रैन जो है उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 82। यहाँ पर दिया जनन चक्र में घटना के अनुसार इन प्रक्रियाओं पौधों के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब यहाँ पे बताना है कि जनन चक्र में कौन सी प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो देखिए जनन चक्र की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले परागण होगा। परागण का मतलब जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक आएगा, तो सबसे पहले परागण होगा। परागण के बाद निषेचन होगा। अब देखिए 21 सिर्फ आपको, अच्छा यहाँ पे 2 विकल्प में दिख रहा है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब निषेचन के बाद आपका बनेगा जाइगोट, है ना, तीसरा आएगा, फिर इसके बाद बनेगा भ्रूण, तब आएगा चौथा। तो 2134 इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 83 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन गलत है। आपको ये बताना है कि कौन गलत है। एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय इसकी समयावधि कहलाता है। मतलब देखिए एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेगा उसको समयावधि कहेंगे, सही बात है ना। समान लंबाई के पेंडुलम की समयावधि समान होती है, ये भी सही है, तो इसमें से कोई गलत नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 84 पर। 84 में क्या दिया, निम्नलिखित में कौन सा सही है ना, आपको ये बताना है कौन सा सही है। वस्तुओं की गति उनके दूरी समय के रेखांकन द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए दूरी की, वस्तुओं की गति की बात कर रहा है ना, गति उनके दूरी और समय ग्राफ से प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो समय और ग्राफ, देखिए समय और दूरी, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय आपने पढ़ा है तो इससे हो जाएगा, सही है ना। आगे दिया स्थिर गति के साथ गति करने वाली वस्तु की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ एक सीधी रेखा। तो देखिए स्थिर गति तो ये ऐसे सीधी रेखा बनेगी, तो ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 85 में क्या दिया, इनमें से किन कारणों की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कारण होगा जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तार के इंसुलेशन को हटाने से, है ना, इंसुलेशन हटाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ेगी, सही बात है ना। एक सॉकेट में कई उपकरणों का कनेक्शन, मतलब एक ही सॉकेट में आपने कई उपकरण लगा दिए तो भी आपका शॉर्ट सर्किट की संभावना रहेगी। और विद्युत अधिभार, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलोड है फिर भी शॉर्ट सर्किट की संभावना रहेगी, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। तो ये आज के 15 क्वेश्चन है, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने, और इस प्रकार के वीडियोस निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टीम के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आप दिए गए इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चीजों को और आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ QR कोड्स दिए गए, आप इनको स्कैन कीजिए और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप उसे प्राप्त कीजिए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।